नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। महंगाई पर हमने तमाम शो किए हैं। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की दाम में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, सेंचुरी लग रही है। डीजल का दाम भी सेंचुरी लगा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और उस पर चर्चा करें, क्योंकि प्रोग्राम तो हम करते रहेंगे, मैं चाहता हूं कि हमारे सारे दर्शक ये एक वीडियो देख लें 7 साल पुराना। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो लास्ट वाला आपने ढड़म ढड़म म्यूजिक वाला सुना, ये हम लोगों का हमने जोड़ा है। बीजेपी के कैंपेनिंग मटेरियल 2014 में जब वो विपक्ष में थे, यूपीए 2 को सवाल पूछ रहे थे, बहुत सही कर रहे थे, जनता के दर्द को समझ रहे थे, महंगाई के बारे में बात कर रहे थे, और कैंपेन कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा लोगों को पसंद आया। जाहिर सी बात है, पसंद आना ही था, क्योंकि महंगाई जो है वो महंगाई की तरह देखी जा रही थी। लेकिन आज मोदी सरकार है, मोदी सरकार द्वितीय है। ऐसा कैसे है कि 7 साल पहले महंगाई थी और आज महंगाई को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये देश के निर्माण में जनता की जन भागीदारी है, कि देखिए देश निर्माण हो रहा है, उसमें आप थोड़ा सा योगदान करिए। तो यही योगदान तो लोग 7 साल पहले भी कर रहे थे। तब की महंगाई और अब लोक निर्माण के लिए जन भागीदारी। तो आज सीधा सीधा सवाल मुकाबला में यही है, उसी नारे से हमने थोड़ा सा कुछ लिया है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कहां हो सरकार? क्योंकि सरकार तो आ गई महंगाई के नारे पर, महंगाई नहीं गई, तो सरकारी से तो पूछेंगे कि और किससे पूछेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। राजेश शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी। मनीषा प्रियम, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सुप्रिया श्रीनेठ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और शशांक सौरभ, इकोनॉमिक एनालिस्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जरूरी टॉपिक है। एक एक करके आप सबको अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। शर्मा जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी पर तीखे प्रहार हो रहे हैं। आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अभी आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.3 तक गया है, और 6.3 पे अगर आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो बाहर अगर हम दूसरी कंट्रीज को देख ले, डेवलपिंग कंट्री ब्राजील का 8% है, वहीं रसिया का अगर हम डेवलप कंट्री में 6.2% है, इवन यूएस जैसी कंट्री में भी 5% है। तो ये कोरोना के टाइम पे हम पूरे वर्ल्ड को एक तराजू में नाप करके देखेंगे तो हमको क्लैरिटी आएगी। और उसके बाद में मैं आपको दूसरी चीज इस बात को कहना चाहूंगा कि ये अगर महंगाई बढ़ी है तो उसको कम करने की रोज एक नया प्रयास भी हो रहा है। हमारा पाम ऑयल को रिड्यूस कर दिया गया है, रिफाइंड पे 41.25 कर दिया है 49.5 से। वैसे क्रूड पाम ऑयल के ऊपर में भी 3.75 से 35.75 से 30.25 कर दिया है। तो इस तरीके से जो उसमें कंट्रोल करा जा सकता है वो करा जा रहा है। लोगों को जो ये परेशानी आ रही है तो उसमें डीए भी हम और पुराना एरियर अभी रिलीज कर रहे हैं। और आज जी राजेश जी आपको आगे भी मौका देंगे। शुरुआती वक्तव्य का समय 1 ही मिनट था। सुप्रिया श्रीनेठ जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। पुराना गाना था, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। मैं उसमें थोड़ा संशोधन करके बोलूंगी कि अब ना सैया कमा रहे हैं, ना नौकरी है, ना वेतन है, और महंगाई डायन खाए जात है। इस सरकार के लिए महंगाई डायन से डार्लिंग बन चुकी है। यही सरकार जो ऊंचे दामों की बात करती थी, ये अपने खजाने भरने का काम इन्होंने पिछले 7 साल में किया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस,
साबुन, तेल, बच्चों के खाने का जो पदार्थ आता है वो, खाने वाले तेल के दाम में 42%, 200 रुपए के ऊपर है खाने वाला तेल आज। कौन मानेगा इनकी बातों को? आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, चुने तो इस देश के लिए गए थे। 6.3 का झुंझुना ना बजाइए, क्योंकि 6.3 पर ग्रोथ रेट आपकी -10 है, तो रियल रेट ऑफ ग्रोथ और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ऊपर हो गया। मेरा अपना मानना यह है कि सरकार कहीं दंभ और उदासीनता में इतनी संवेदन विहीन हो गई है कि उसको लोगों की दिक्कतें दिख ही नहीं रही है। 1 करोड़ रोजगार चल गया, 97% लोग ज्यादा गरीब हो गए, 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए। इनसे पूछिए इनका दर्द, वो बताएंगे आपको। जी जी जी, आशुतोष वर्मा, आपका 1 मिनट। धन्यवाद संकेत जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था। मुझे लग रहा है कि भारत को तो अब इस बार में भारत की जनता को आधार कार्ड की जरूरत ही नहीं रह गई है। अब उन सबको आधार कार्ड की एक जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरीके से सपने दिखाए और जो हालात लेके आ गए हैं, अमेरिका से ये अपने आप को कंपेयर करते हैं, और अमेरिका ने वहां पे कोरोना की बंदी की बात कर रहे हैं, 2,20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है, और प्रति व्यक्ति को लगभग $3,000, जो लगभग 2 लाख रुपए के हिसाब से है, उस हिसाब से उन्होंने हर व्यक्ति को दिया है। तो भारत की जनता क्या कर रही है? भारत की जनता राष्ट्र निर्माण कर रही है। तो इस तरीके के ढोंग करके मुझे तो लगता है ये सफाइयां भी दे रहे हैं प्रवक्ता, तो इसमें एक तंज जरूर बड़ा अच्छा लगता है कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। ये बच्ची चाहती तो है कुछ दिन और माँ को कुछ रखना, ये कपड़े की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। पहले तो सरकारें घबराती थी, अब शर्मा भी नहीं रही हैं। जी जी जी, मनीषा प्रियम, आपका 1 मिनट। देखिए, जहां तक महंगाई का सवाल है, इस बार जो महंगाई देखी जा रही है वो अप्रत्याशित है। इसको केवल इन्फ्लेशन नहीं समझना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। यहाँ तो स्थिति ये है कि हाथ में पैसे भी नहीं है, और बहुत बेतरह जो ओनली स्रोत नौकरियों का नॉर्थ ऑफ द विंध्यास जो था वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसीलिए आपने देखा लॉकडाउन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को किसी तरह से हमने ईटा भट्ठा वगैरह को हमने तुरंत चालू किया। आज जगह पर जो मजदूर है उनको रखो। तो एक तरह से ये वो सेक्टर है जिसमें पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का मजदूर पलायन करता है वो वही आसरा पाता है, और एक मध्यम वर्ग जिसको आप देखते हैं कि शहरों में उपज रहा है वो भी वही आसरा पाता है, वो भी सहम और ठहर गई है। और जो महंगाई है वो केवल गांव और गरीब को नहीं लेकिन मध्यम वर्ग को भी छू रही है। जी जी जी, मंथली बिल्स जो है वो दुगने से ज्यादा हो चुके हैं। अर्बन ड्रीम, जॉब्स ड्रीम, मैं मनीषा जी आऊंगा आपके पास। 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया, आगे आऊंगा आपके पास ताकि आप अपनी बात खत्म कर लें। शशांक सौरभ जी, आपका 1 मिनट। संकेत जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप केवल महंगाई को तेल के दाम से कंपेयर मत कीजिए। महंगाई जो इन्फ्लेशन होता है वो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर कंप्यूट होता है। आप केवल तेल को बैरोमीटर बना के, बेंचमार्क बना के देखिएगा तो डेफिनेटली वो मिसलीडिंग होगा। दूसरी बात, एक कांग्रेस प्रवक्ता ने कही, मैं उनको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, रिटोरिक्स के जवाब में आ जाऊंगा। यूपीए 2 के दरमियान 2009 से 2014 तक एवरेज इन्फ्लेशन दर 10.4% थी। जो हाईएस्ट पीक इन्फ्लेशन था वो 12% से ज्यादा था। मोदी सरकार ने 2016 में आरबीआई को मैंडेट दिया कि आपका इन्फ्लेशन 4 से 6% होना चाहिए। पहली बार ये 6% से बढ़ के 6.3% हुआ है। आप कहां से बोल रहे हैं, कहां से यूपी और बीजेपी को कंपेयर कर रहे हो आप? दूसरी बात, भारत में जो भी महंगाई बढ़ी है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। अगर आपने राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे? इसके लिए क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? आप इस बार तो कोरोना के सेकंड वेव में तो सारी लॉकडाउन की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की। ठीक, शशांक जी वापस आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ये एक बार शशांक जी ने वापस बड़ी स्मार्टली सब चीज राज्यों के ऊपर डाल दिया। अब ये राज्य बनाम केंद्र की चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कहां हो सरकार? क्योंकि ये तर्क आप जब विपक्ष में थे तब तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब आपको राष्ट्र निर्माण के लिए जन भागीदारी चाहिए।
मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। शर्मा जी, एक बार फिर से आपसे शुरू करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 2014 में वाजिब था वो 2021 क्यों नहीं? अब आप दुनिया जहां के आंकड़े ला करके हमको दिखाएंगे, बताएंगे, हम उस पर विश्लेषण करेंगे, वो सारी चीजें अपने लिए सही हैं, लेकिन वही पार्टी, वही लोग 2014 में कोई और नारा और अब कोई और नारा। अब लोक निर्माण, उस समय महंगाई, अभी भी नारा वही है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए काम करती है, ये लोगों को फ्री में वैक्सीन देती है, ये 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक राशन देती है, ये किसानों के खाते में 45,000 करोड़ रुपया डालती है, ये प्रोक्यूरमेंट किसानों से 20% बढ़ा देती है। ये वही सरकार है जो कि मिल्क प्रोड्यूसर को अगर बहुत थोड़ा सा, वो भी 1.5 साल के 1 साल 10 महीने के बाद 2 रुपए की बढ़ोतरी करती है। ये वही सरकार है जो पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस का बोलने का कोई हक नहीं है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब में टैक्स लगता है, तो उनको बोलने का कोई हक नहीं है। दूसरा, 2010 में ये पेट्रोल के प्राइस को डीरेगुलराइज भी इन्हीं लोगों ने किया था। तो मैं आपको एक चीज और कहूंगा, जब इन लोगों ने 2010 में डीरेगुलराइज किया तो आज कैसे कहते हैं, और 13% इन्हीं के टाइम पे इन्फ्लेशन था, और पिछले महीने का मैं इन्फ्लेशन बताता हूं 5.14 था। अगर आप यही चीज अगर आप अप्रैल के महीने की देखते हैं तो 5% के आसपास मार्च अप्रैल में था, 4.48% ये उससे पहले था। तो सर बेसिकली ये बताऊंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको एक कंट्रोल कर रखा है। तो ये बेसिकली, अच्छा, मतलब महंगाई और ज्यादा हो सकती थी? कोई हक नहीं है। हमने महंगाई को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया है, थोड़ी सी महंगाई इसलिए आई है तो चलिए एक इस पे काउंटर ले लें। सुप्रिया शिनेट भाई, आप एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। शर्मा जी जो भी हैं वो, शर्मा जी जो हैं वो भी अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। कोरोना के कारण एक सेकंड शर्मा जी, और ये अगर दूसरी गवर्नमेंट होती तो सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाता। भारत के अच्छे रिलेशन दूसरे कंट्री के होने के कारण ये सप्लाई चेन ब्लॉक नहीं, जो अच्छा हुआ है वो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपका ये कहना है, एक तो ये चीज समझ में नहीं आता। एक सेकंड शर्मा जी, हो गया बस एक सेकंड। आपने मुझे ये बोला कि हमने तो कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल नहीं किया होता तो और न जाने कितना बिगड़ जाता। अब ये तो कोई पैमाना हुआ ही नहीं, क्योंकि जो चीज हुई नहीं उसके हिसाब से हम कैसे आपके कृतज्ञ और आभारी हूं? सर एक लाइन में सुनिए, सप्लाई चेन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है जिससे ये बहुत कम बढ़ा है। आज के दिन 4% इन्फ्लेशन सीपीआई इंडेक्स होना चाहिए नॉर्मली, जो 6% पे गया है। मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना शर्मा जी ने क्या बोला? उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन दर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक सेकंड शर्मा जी, हो गया, अभी आता हूं, एक सेकंड। सुप्रिया, आपने सुना, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन दर उतना ज्यादा नहीं है, ये वही सरकार है जो कि लोगों को राशन भी दे रही है, ये वही सरकार है जो लोगों को राहत भी दे रही है, अलग अलग तरीके से लोगों तक जो स्कीम्स हैं वो पहुंचा रही है। तो ये ना सोचा जाए कि ये एंटी पीपल है। मैं उनकी बात भी कहूंगी और आपके यहाँ जो विश्लेषक साहब थे उनका नाम मैं नहीं समझ पाई थी, उनकी बात का भी जवाब दूंगी। यूपीए 1 और 2 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर खींचा गया था। आपकी कृपा है कि 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वापस सरक गए हैं। आपकी कृपा है कि 1 करोड़ रोजगार नष्ट हो गए हैं। आपकी कृपा है कि 97% लोग आज देश में पिछले 3 साल के मुकाबले कम कमा रहे हैं। ये कृपाएं आपकी हैं, आपकी कृपा है। मैं बिल्कुल फ्यूल की बात नहीं करती हूँ, रसोई गैस की बात नहीं करती हूँ। आइए कर लेते हैं बात। दूध, खाने का तेल, साबुन, शैम्पू, बच्चों को खिलाने का पदार्थ, 42% तक इसमें दाम बढ़े हैं। क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपने बढ़ने दिए हैं। और मैं एक बात फिर से बात कहूंगी, पीएफ एक चीज होती है और जो भी नौकरी पेशा लोग होते हैं वो जानते हैं कि यूजुअली वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए, आगे कोई बड़े खर्चे के लिए रखते हैं। आपकी ऐसी कृपा है और आपको 2-2 बार उसको अप्रूवल देना पड़ा है सरकार को। 1.25 लाख करोड़ रुपए उसमें से लोगों ने विड्रॉ किए हैं क्योंकि लोगों के पास खर्चा करने को ही नहीं है। तो महंगाई से आप कमर लोगों की उस वक्त तोड़ रहे हैं
जब लोगों की आमदनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जब लोगों के पास नौकरियां नहीं है। और मैं एक बात बहुत ही मुस्तैदी से बताना चाहती हूं कि 1 लीटर सरसों का तेल खरीदने के लिए जो किसान सरसों पैदा करता है उसको 14 किलो गेहूं बेचना पड़ता है। 1 महीने का तेल खरीदने के लिए 1 क्विंटल गेहूं बेचेगा, तब 1 महीने का तेल सरसों के तेल से घर चला पाएगा। शर्मा जी, जो सर के ऊपर एसी लगाए ना, उससे अगर बाहर निकलिएगा और छोटे शहरों गांव देहातों में जाइएगा तो पता चलेगा कितना हाहाकार मचा हुआ है देश में महंगाई का। ठीक है शर्मा जी, इससे पहले आपको राइट टू रिप्लाई मिले, मनीषा प्रियम मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरीके से तर्क दिया जा रहा है, तमाम बातें बोली जा रही हैं, सरकार का तर्क ये है और कर भी क्या सकते हैं, इस तरीके की महामारी आ गई तो और किया भी क्या जा सकता है। अब राजस्व, ये तर्क नहीं हो सकता है सरकार का। राजस्व भी तो चाहिए, वरना सरकार कैसे चलेगी? ये तर्क नहीं हो सकता है सरकार का, इसलिए कि आपके पास आरबीआई नाम की जो संस्था है, जिसको हम समझते हैं कि वो नोट छापती है या करेंसी छापती है, वास्तव में आरबीआई का चीफ मैंडेट इन्फ्लेशन मैनेजमेंट है। और वो आरबीआई बार बार आके ये कह जाए कि कंटेक्सचुअल है और अभी ये बहुत बड़ी एक वैश्विक त्रासदी है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसके साथ और भी कई आर्थिक आंकड़े हैं। मैं 3 बातें कहूंगी। सबसे पहली तो वो बात जो मैंने शुरुआत में कहना शुरू की थी कि इस बार इन्फ्लेशन को आप केवल ये तेल या प्याज की महंगाई ये नहीं आप समझ सकते। इस बार की महंगाई को आपको इन टोटालिटी देखना है। इस महंगाई को आपको ये समझना है कि जो दबे कुचले और नीचे के वर्ग थे, चाहे वो ग्रामीण थे या शहरी थे, उनके साथ एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग जो हमसे कम उम्र के हैप्पी यंगस्टर्स थे, 20-25 साल के, चाहे तो उनको मिला नहीं वैक्सीन तो वो मर गए या खूब बीमार पड़े, 3-3, 4-4 महीना काम को नहीं गए, और उसके बाद नौकरियां छूटी। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नया आया था, मोबाइल फोन नया था, गाड़ी नई थी, तो एक रिपल इफेक्ट इकोनॉमी में पूरा आने वाला है। और भारत की इकोनॉमी में बढ़त आप हमेशा याद रखिए, पाउच और पुड़िया बेच के हुई है। बॉटम ऑफ द पिरामिड से वैल्यू निकाला गया है। सी के प्रहलाद अर्थशास्त्री माने जाते हैं। तो ये बॉटम ऑफ द पिरामिड इस इन्फ्लेशन से गुन चुका है। जितनी महामारी से मृत्यु हुई उससे कहीं ज्यादा घिस घिस के लोग अब इस जो महंगाई है वो व्यापक है, हर चीज में है। हाँ। सरसों के तेल का केवल दाम सूचकांक नहीं है। आप ये समझिए एक औसत परिवार के पास केवल चावल सब्जी खाने के लिए भी महीने में कम से कम 2 से 3 लीटर तेल लगता है। हाँ। वो 2 से 3 लीटर तेल अब एलपीजी कुकिंग सिलेंडर उज्ज्वला योजना का, ये दोनों ही अगर आप मिला लें तो बिना सब्जी चावल दाल जोड़े ही आपका फैमिली बजट जो है वो 1000 रुपए से ऊपर हो जाता है। तो आप ये हमको समझाइए कि नीचे के पिरामिड में जहां रोजाना की दिहाड़ी आप दिल्ली शहर में जाके उन चौकों पे देखिए जहां मजदूर खड़े रहते हैं, तब आपको समझ में आएगा। बताइए शर्मा जी। निराशा से अब मजदूर खड़े भी नहीं। शर्मा जी आपसे पूछ लें, चलिए आपने चावल दे दिया, सब कुछ दे दिया, फ्री दे दिया, इसका क्या करेंगे? संकेत जी एक सेकंड, देखिए मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो कोरोना की महामारी है ये एक बहुत ही बड़ी महाविपत्ति आई है, और इस विपत्ति में इतनी संवेदनशील इस तरह काम करने वाली सरकार है जो सबका ध्यान रख रही है। और सबका ध्यान रखते हुए माने कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें पूरे वर्ल्ड के आंकड़े बता सकते हैं। शर्मा जी एक आंकड़ा बता दो जरा सबको। दूसरी चीज संकेत जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इंडिया की पहले जो इकोनॉमी थी सिर्फ कंजम्पशन करती थी, उसके बाद में अब वो आजकल कैपिटल फॉर्मेशन करती है। हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस से लेकर के हर चीज की इंडिया में होती है। बॉर्डर में रोड्स बनते हैं। अरे शर्मा जी जब डिमांड ही नहीं होगी तो आप सप्लाई करते रहिए। हमारे एक सेकंड शर्मा जी, शर्मा जी जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं होगी, हमारे समय 25 है। शर्मा जी एक सेकंड, मेरा आपसे एक में बढ़ोतरी हुई है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेरी बात सुन लें। विकास की तरफ बढ़ रहा है और ये दुनिया जान रही है। मैं आपको अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जल्दी से वो ग्राफिक जरा डालें कि नौकरी का संकट किस तरीके का है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है वो ये क्या है? सुप्रिया जी ये क्या है जो आपने उठाया? भ्रम मत फैलाइए, मैं शर्मा जी को कहना चाह रहा हूं। भ्रम मत फैलाइए। चलिए अभी थोड़ी देर में ये बात करेंगे थोड़ी देर में। एक सेकंड शर्मा जी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने जो विश्लेषण किया है वो ये है कि भारत में अप्रैल 2020 में नौकरियां गंवाने वाले 27% लोगों को अप्रैल 2021 तक रोजगार नहीं मिला।
इस साल अप्रैल और मई 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन की वजह से नौकरियां गई हैं। दूसरी लहर के दौरान मई में बेरोजगारी दर जो है वो 11.9% है और जून में बेरोजगारी दर थोड़ी घटी है, लेकिन अभी भी 9.17% है। आप मुझे ये बता दें बस शर्मा जी, सिर्फ इतना बता दें कि ये जो दोहरी मार लगी है कि एक तरफ तो उसी काम के लिए या तो मेरी नौकरी चली गई या मेरी आमदनी कम हो गई, लेकिन मेरा खर्चा बढ़ता चला जा रहा है और मेरी सरकार ये कह रही है कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए है, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। संकेत आपको यही बता रहा था कि इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ा पूरे देश, अरे तो आप तो आउट ऑफ द बॉक्स सरकार है भाई। देश वाइज लॉकडाउन के बाद भी हम संभल रहे हैं, बेरोजगारी ये कौन सुनेगा? हम अपने आप को रोज संभाल रहे हैं। अगले 1-2 महीने में आप शर्मा जी बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं कि स्थिति और बुरी हो सकती थी। डॉक्टर वर्मा इस तर्क पर आप क्या कहेंगे? शर्मा जी बार बार ये दलील दे रहे हैं कि स्थिति और बुरी हो सकती थी, हमने बचा लिया, हमने न जाने क्या कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं संकेत जी, मुझे लगता है कि शर्मा जी कोविड के आड़ में फिर से बाजीगरी करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको बता सकता हूँ कि ये जो परेशानी आर्थिक संबंधी, राजेश जी सुनिए, शर्मा जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से हम लोग यहाँ पे स्थिति है और वो गलत नीतियां इनकी हैं। नोटबंदी के बाद क्या स्थिति हुई, जीएसटी के बाद देख लीजिए, एफडीआई में देख लीजिए, लगभग 3600 ऐसे उत्पाद शुल्क पे इन्होंने उत्पादों पे आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये इनकी गलत नीतियां हैं। और जो कोरोना की बात कर रहे हैं, आप देखिए हम लोग आज 4 साल पूरे हो गए जीएसटी के। 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था। आपकी क्या हालत थी? आपने क्या बोला था कि हमारी जीडीपी 2% से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई होगी। 2015-16 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 8% थी और वो घटते 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 19-20 में 4% पे आ गई। और ये सब कोरोना से पहले हुआ है, यहाँ कोरोना था भी नहीं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों गलत तरीके से बता रहे हैं? जीएसटी से जो कमाई आपने एक्सपेक्टेशन करी थी वो फाइनेंशियल ईयर 19 में 7,43,000 की थी और आपके पास आज कितना रहा है? आज की डेट में 5,15,000 आ रहा है। इसमें एस्टिमेशन था कि 4% का कनेक्शन होगा, आज कितना रहा है? 2.6%। ये सब कोरोना से पहले की कहानी है। तो शर्मा जी मुझे लगता है कि कोरोना के नाम पे इस तरीके से मत करिए। ये सारे गलत। एक सेकंड देख ले उन्होंने क्या लिखा है। 2 चीजें, एक तो उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आप भ्रम फैला रहे हैं। एक बार फुल फ्रेम जाए, देखिए कोरोना के पहले ही बेड़ा गर्क किया। अच्छा बातें कर रहे हैं जिन्होंने देश को। तो शर्मा जी 2 चीजें हैं। एक सेकंड शर्मा जी सुन लीजिए। 2 चीजें कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं, उन्होंने ब्लैक मार्कर से कागज पर लिखा है। एक तो कि आप भ्रम फैला रहे हैं और दूसरा कि अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कोरोना से पहले ही हो गया था। देखिए अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क अभी मैंने बताया, मैं एग्जैक्ट डाटा दिया कि पिछले महीने 5%, उससे पिछले महीने 5%, उससे पहले मैंने 4%, उससे पहले मैंने 3% था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन। ये जनवरी का डाटा दे रहा हूं 3.15। अगर आप डाटा और इकोनॉमी नहीं समझती हैं, इस तरह के पहले लिख करके आप लोग नहीं चल सकते। ये देश तरक्की कर रहा है नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के, और सारे तरीके से एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, हर तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। जिस जीएसटी की बात कर रहे हैं वो जीएसटी की हर साल कलेक्शन बढ़ रही है, महीने दर महीने बढ़ रही है। तो ये देश एक तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। सुप्रिया जी देश तरक्की के रास्ते पर है, कुछ बढ़ रहा है। संकेत जी मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं इसीलिए बीच में बोलती नहीं हूँ, सिर्फ दिखा देती हूँ अपनी बात को कि उनकी धारा प्रवाह बात खत्म ना हो। शर्मा जी लग रहा है सिलेबस के बाहर का प्रश्न आ गया है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ और पूरे सर्वसम्मान से आपसे कह रही हूँ। आपकी खुद की सरकार मान रही है कि दिक्कत है, आप यहाँ पर अच्छे दिन की बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं शर्मा जी। आप 3% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, आप -10% ग्रोथ की भी तो बात करिए। 8.2 पर हमारी ग्रोथ हो रही थी 2017 वित्तीय वर्ष से पहले, वो कोरोना के पहले ही अधिया गई थी, 4.1 पर आ गई थी, पहले ही अधिया गई थी। कोरोना के पहले ही बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कोरोना के पहले ही आप निवेश की बात कर रहे थे शर्मा जी, आप तो थोड़ा बहुत समझते हैं।
ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निवेश का सबसे बड़ा मानक होता है। 38% ऑफ द जीडीपी होता था, गिरते गिरते 27% पे आ गया था। क्या बातें आप कर रहे हैं? अगर आंकड़ों से ही बात करनी है तब भी अपनी बात को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप ऐसे ही देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर भी तो लोग परेशान हैं। लोग क्या ऐसे ही त्राहिमाम मच रहा है, ऐसे ही बिना मांग के लोग कर रहे जी रहे। साबुन तेल तक तो आपने महंगा कर दिया खाने वाला। क्या बातें करते हैं आप लोग? आप लोगों की दिक्कत यह है कि एक नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए, एक नैरेटिव फैलाने के लिए आप गलत आंकड़े और झूठ का सहारा लेते हैं। वो मत करिए। एक सवाल मैं शशांक जी से पूछना चाहता हूं। शशांक जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप मुझे बताइए कि एक तरफ ये सारा प्रमाण, सारे डेटा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की आमदनी घटी है। कई लोगों ने रिसर्च करके बताया है कि आज उसी काम के लिए लोग कम पैसे में काम कर रहे हैं। ये तो बेरोजगारी के अलावा मैं बता रहा हूं। यहां हम जोमेटो और स्विगी में जो डिलीवरी एजेंट हैं उन तक को नौकरी में गिनते हैं, और उसके बाद आपने महंगाई बढ़ा दी। तो ये जो दोहरी मार है, ये लोगों के ऊपर दबाव नहीं है तो और क्या है? अच्छा, उसके बाद ये बोल देना कि हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी जनता के हित में ले आए, वो भी ले आए, तो क्या फायदा? जी संकेत जी, मैं 30 सेकंड लूंगा। पहले पुरानी बातों पे कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहले तो कांग्रेस को बधाई हो कि उन्होंने 32 रुपये प्रतिदिन का बिलो पॉवर्टी लाइन एक बेंचमार्क सेट किया और 27 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर निकालने पे ताली बजाया। मेरे तरफ से भी 2 तालियां कांग्रेस को। आपने 23 करोड़ और नीचे कर दिए। अरे सुन तो लीजिए मैडम, अपनी बारी आएगी तो बोलिएगा। उसके बाद संकेत जी, आपने बोले रोजगार की बात करी, बहुत अच्छी बात है, हमें भी रोजगार चाहिए, देश को भी रोजगार चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने एक राज्य का गृह मंत्री, देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्य का गृह मंत्री, अपने पुलिस के गुर्गे को भेज के देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर पे जिलेटिन की छड़े रखवाता है। उस पर कांग्रेस क्या कहेगी? रोजगार की बात करते हैं आप, सबसे बड़े रोजगार अरे गृह मंत्री इस्तीफा देके बैठा है आपका शशांक जी, गृह मंत्री इस्तीफा देके बैठा है। शशांक जी, बात कर रहे हैं आप। अगर राजनीतिक बहस देखिए, आपको हमने यहाँ पर एक इकोनॉमिक एनालिस्ट के हिसाब से बुलाया है। अगर राजनीतिक आपको बात करनी है तो आप बिल्कुल बशर्ते करिए, लेकिन फिर हम स्पष्ट कर देते हैं कि आप प्रो बीजेपी इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। कैसे हुए भाई? ये हर वो बात करना चाहते हैं। मैं आपसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल क्या था कि आमदनी घट गई, बेरोजगारी बढ़ गई और खर्चा बढ़ गया, और सरकार कह रही है कि ये खर्चा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोक कल्याण में आप लग जाइए। बस एक फैक्ट देना चाहूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे जो इन्होंने डेटा दिया, वो डेटा सरासर गलत है। जाके रिपोर्ट देखें, 25.2% है, और 2013-14 का भी आंकड़ा ले आरबीआई का 29.5% ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन था। अगर चाहिए होगा तो मैं डेटा भेज दूंगा, मेल आईडी आप दे दीजिएगा, मैं आपको मेल पे भी डेटा भेज दूंगा। अब आते हैं संकेत जी के सवाल पे। हाँ, कोरोना से रोजगार घटे हैं, बिल्कुल घटे हैं, मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन क्या आप इस बात फैक्ट को झुठला पाएंगे कि 2020 से 2021 के दरमियान नई नौकरियां भी ऐड हुई हैं 1 करोड़ के आसपास? पीएफ में इनरोलमेंट जो हुआ है यूएन के बेसिस पे, ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? आज की डेट में जो आदमी बेरोजगार बैठा है और जिसका खर्चा बढ़ रहा है, हम उसको ये बताएं कि सुनो 2 साल पहले तुम्हारी हमने नौकरियां बढ़ाई थी, अभी की बात करिए, अभी की बात कर रहा हूँ संकेत जी। फाइनेंशियल ईयर 2000 इकोनॉमिक एनालिस्ट बन कर आए हैं, इकोनॉमिक एक एक करके शशांक जी, अभी जो लोग बेरोजगार हुए हैं या जिनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं और उनका खर्चा बढ़ गया है, बिना उनकी किसी गलती के, उनको आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि 2 साल पहले देखो रोजगार बढ़े थे। कोरोना कोई भारत स्पेसिफिक तो है नहीं, ये एक वैश्विक महामारी है, बेरोजगारी बढ़ है। मैं आपसे एक और सवाल पूछ दूं, चलिए 1 सेकंड, मुझे आपका ये जवाब संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन मैं एक और सवाल पूछ दूं। अच्छा 1 सेकंड सुप्रिया जी, आप तो पर्ची पे पर्ची एकदम लिखे चली जा रही हैं, रुक जाइए। शशांक जी, एक दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है कि पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, साबुन और तमाम चीजों के दाम बढ़ाने के अलावा क्या कोई विकल्प नहीं था? जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो यही होती। पिछले हमारी जो चर्चा हुई थी आपके चैनल पे, उस पर भी मैंने बोला था
कि कॉर्पोरेट टैक्स जो घटाया गया 30% से 22% किया गया, थोड़ा सा उसमें सोचने की जरूरत है अभी के दरमियान। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो एबॉलिश किया गया उस पर एक सोचने की जरूरत है। हाँ, लेकिन आउटराइटली को ये रिजेक्ट कर दे कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाना गलत था, उस समय के अनुसार वो बिल्कुल सही था, क्योंकि भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमी। मैं अभी की बात कर रहा हूं, आप मुझे आउट ऑफ द बॉक्स, आज की रेट में आप भी बिल्कुल वही कर रहे हैं जो कांग्रेस 2014-13 में कर रही थी। हम घूम के फिर वहीं आ गए। मनीषा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, राजेश जी आऊंगा। मनीषा जी, आप मुझे बताइए कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए थी कि नहीं? नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद थी भाई, जिस तरीके की उनकी गवर्नेंस है, जो उनका स्टाइल है, उनसे आदमी ये उम्मीद रखता है कि वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स फैसला लेंगे। लेकिन जब आप पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, आपका प्रश्न यदि खत्म हो तो मैं उत्तर दूं। हाँ, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को चुना गया तो खास करके अर्बन स्लम एरियाज में कुछ इंटरव्यूज मैंने किए जम के, और वाल्मीकि कम्युनिटी में उन्होंने कहा कि ये कुछ कर दिखाएंगे मोदी जी। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही वो ये थी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए, और दूसरा कि इन्फ्लेशन के लिए। उन्होंने कहा कभी चावल चटनी खाते हैं, दालें तो थाली से बिल्कुल गायब है, और केवल एक कमोडिटी का प्राइस था, दाल का प्राइस, जो कांग्रेस के लिए उस समय बिल्कुल गले में भारी पड़ा था। तो मैं ये मानती हूं कि बहुत सॉलिड इकोनॉमिक टारगेटिंग थी मोदी के उस प्रचार की। 2014 में अच्छे दिन का प्रचार केवल गोल्डन इंडिया का प्रचार नहीं था, ये एक कुछ सब्सटैंटिव चीजें देना चाहता था, खास करके गरीब वर्ग को। और मैं आपको बार बार यही समझाने की चेष्टा कर रही हूँ, मैं लंबी हो जाती हूँ, मेरे शब्द लंबे हो जाते हैं, नहीं तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये इन्फ्लेशन केवल दाल और तेल के बारे में नहीं है। ये इन्फ्लेशन अब जीने और मरने के बीच में संवाद है। मनुष्य कोरोना से भी वही संवाद कर रहा है और रोज खाना खाने वक्त भी यही संवाद कर रहा है। और ये केवल शहरी या ग्रामीण गरीब नहीं है, बड़ा तबका मध्यम वर्ग का भी है। तो मैं किसी दलदल के दलदल में नहीं, लेकिन भाजपा से यह सवाल पूछना तो वाजिब मेरा बनता है कि जो पार्टी बिल्कुल इन्फ्लेशन पर सही टारगेट करके यूपीए को और करप्शन पर गिराई ढाई और कांग्रेस के पूरे तंत्र को तोड़ के, मायावती के पूरे तंत्र को तोड़ के दलितों का भी वोट ले आई, आज अगर महंगाई यहाँ रहेगी और खाने को जुरंता नहीं होगा तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि बहुत एम्प्लॉयमेंट है और बहुत पैसा है लोगों के हाथ में? नहीं है। और आपके पास इन सब के अलावा भारत का वैश्विक वो होने के चलते ना ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़े हम पार्ट है, और ना हम दे रहे हैं ना हम खरीद पा रहे हैं। तो एक तरह से ग्लोबल मार्क ट्रेड की अलग आ रही है। जो करेंसी में हम एक्सपोर्ट कर पाते थे अब सस्ते कपड़े बना के, ना हम वैल्यू चेन से निकल गए। तो जो कुछ एक्सपोर्ट से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता था वो भी थमा और ठहरा, जो हम कर सकते थे उसमें भी हम चूके। और कौन से आंकड़े आप दिखाएंगे? वो हर आंकड़े हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं कोई मजबूरी तो थी। और क्या हमारा देश एक ही कर सकता है काम गरीब के लिए कि ये लो मिट्टी, उसको थापो, उसका ईंटा बनाओ। मिट्टी का ईंटा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है फॉर गॉड से। 21st सेंचुरी इंडिया, गोल्डन इंडिया, उसकी नींव भारत का सबसे बड़ा गरीब कृषि से पलायन करके और मिट्टी थाप थाप के ईंटा बनाए। ये सीढ़ी, ये रास्ता गरीबों को कहीं नहीं ले जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मेरे पास समय खत्म हो गया है। आप सभी लोगों को एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आज की डेट में देश की केंद्र सरकार ये बोले कि राज्य जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल पूछो, इतनी बड़ी कोरोना महामारी थी, हम क्या करते? नहीं, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार हैं आप भाई। चाहे कोरोना आया हो या कुछ आया हो, वो सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन क्या आदमी, बेरोजगार आदमी, खर्चे पे खर्चा करता चला जाए? कहां जाए? आप इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सवाल भी सरकार से ही पूछा जाएगा। और एक मर्तबा फिर से वो सवाल स्क्रीन पर डाल देते हैं ताकि सरकार सुन ले। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कहां हो सरकार? एक छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा। अब ना सैया कमा रहे हैं, ना नौकरी है, ना वेतन है, और महंगाई डायन खाए जात है।
इस सरकार के लिए महंगाई डायन से डार्लिंग बन चुकी है। यही सरकार जो ऊंचे दामों की बात करती थी, ये अपने खजाने भरने का काम इन्होंने पिछले 7 साल में किया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, साबुन, तेल, बच्चों के खाने का जो पदार्थ आता है वो, खाने वाले तेल के दाम में 42%, 200 रुपए के ऊपर है खाने वाला तेल आज। कौन मानेगा इनकी बातों को? आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, चुने तो इस देश के लिए गए थे। 6.3 का झुंझुना बजाइए, क्योंकि 6.3 पर ग्रोथ रेट आपकी -10 है, तो रियल रेट ऑफ ग्रोथ और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ऊपर हो गया। लोगों ने 2010 में डीरेगुलराइज किया, तो आज कैसे कहते हैं? और 13% इन्हीं के टाइम पे इन्फ्लेशन था, और पिछले महीने का मैं इन्फ्लेशन बताता हूं 5.14 था। अगर आप यही चीज अगर आप अप्रैल के महीने की देखते हैं तो 5% के आसपास मार्च अप्रैल में था, 4.48% ये उससे पहले था। तो सर बेसिकली ये बताऊंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको एक कंट्रोल कर रखा है। तो ये बेसिकली अच्छा, मतलब महंगाई और ज्यादा हो सकती थी? कोई हक नहीं है। हमने महंगाई को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया।